हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल पे पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। मतलब हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और इसमें एग्जैक्टली जो हमारा आज चैप्टर है वो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, हमसे कई बार पूछा जाता है और साथ में ये भी पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कहाँ की गई है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसमें पार्ट 5 और आर्टिकल अगर पूछा जाए तो आर्टिकल 124 टू 147, ये 7 है, सही कर लेना, ठीक है। 147 जो है ये सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। मतलब 1 2 का 4 ऐसे याद रख लो और 1 2 का 4 जो है वो क्या है, तो ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप जानते हैं कि 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया। और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट टाइम किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था, या भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कहां बना था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो वो कलकत्ता में बना था। पहला क्वेश्चन तो ये, किस एक्ट के तहत बना था? 1773 में बना था। ये बन के तैयार कब हुआ, मतलब ये बना कब? तो 1774 में बना था। तो ये भी याद रखना, मतलब 1773 के एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया। और ये केसेस कहां के लिए देखता था? तो इसका जो काम था वो केस देखना बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए, ठीक है। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए इसको ये केस देखता था। क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन आफ्टर मद्रास में और फिर मुंबई में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। और फिर एक और नया एक्ट आता है 1935 में। इसको क्या बोला गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंपॉर्टेंट एक्ट है, याद रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना। इसमें बोला गया कि एक भारत का फेडरल कोर्ट बनेगा। और ये फेडरल कोर्ट कहां बनेगा? तो दिल्ली में बनेगा। ये भी याद रखना। तो ये फेडरल कोर्ट हमारा दिल्ली में बनाया गया। और ये मतलब 35 के एक्ट में बना था, तो नो डाउट 2 साल आगे बनना शुरू हुआ होगा या काम करना शुरू हुआ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे एग्जाम में कि ये फेडरल कोर्ट कब काम करना शुरू किया, कैसे काम करना शुरू किया, कब बना, तो दिल्ली में बना, ठीक है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट, मतलब जो भी नाम यूज किए गए थे ना इस एक्ट में, सारे फेडरल कोर्ट, फेडरल गवर्नमेंट, एसेट होम। एमपीपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि 1935 के एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट जैसा कोई व्यवस्था दिल्ली में था, वो सुप्रीम कोर्ट था या फेडरल कोर्ट था? तो ये फेडरल कोर्ट था, ठीक है। अब चूंकि हमें ऐसा लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ही रहा होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसको क्या हुआ कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगा 26 जनवरी 1950 को, हम जानते हैं, स्पीड में इसलिए बोल गया कि बहुत, मतलब इतना आपको याद होगा मुझे लगता है। तो ये 1950 में जब हमने 1950 में जब संविधान लगाया, तो हमने यहाँ पर क्या हुआ कि इसके साथ हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगा? तो दिल्ली में होगा। पहले यह पार्लियामेंट के साथ इसकी बैठक शुरू हुई, फिर उसके बाद कोर्ट बन के हमारा तैयार हुआ और चीजें चलने शुरू हुई। आप जानते हैं कि बहुत मुश्किलों से हमारा देश आजाद हुआ और फिर उसके बाद हमने बहुत दिक्कतों के साथ शुरू किया। इसमें यह भी पूछा जाता है कि 1773 का जो ये रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें कितने जज थे? तो 3 जज थे और 1 चीफ जस्टिस थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। हालांकि अगर आप ये नहीं पता आपको, तो ये डिटेल में हमने अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है ये दोनों एक्ट। यहाँ पर चूंकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अगर आप इसका डिटेल चाहते हैं तो आप जाकर के हमारे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए। देखिए, इसमें होता क्या है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है तो हमने बोला कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और सुप्रीम कोर्ट कहां पे होगा? तो दिल्ली में होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसके अदर ब्रांच या अदर सेटिंग भी हो सकती है, कहीं भी प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन से जो चीफ जस्टिस हैं वो कहीं भी करवा सकते हैं, तो वो प्रोविजन भी है, देखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जैक्टली क्या है कि हमारे यहाँ जो जुडिशियरी है वो कैसी है? इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या हमारा, चूंकि हम फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाए हैं कंट्री वाइज, तो क्या जो हमारा कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट जैसा काम करता है? तो हाँ, फेडरल कोर्ट जैसा काम करता है। लेकिन चूंकि यूनियन बाइज्ड है, तो वो सुप्रीम अपीलेट जुडिशन, या आप ये कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट जैसा काम करता है लास्ट अपीलेट जुडिशन में। मतलब हमारी जो जुडिशियरी है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप ऐसे समझिए कि लोअर कोर्ट्स हैं, यहाँ पे लोअर कोर्ट्स के बाद लोअर कोर्ट्स हैं, और लोअर कोर्ट्स के बाद क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप ऐसा समझ लीजिए। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाद फिर है हाई कोर्ट, सभी स्टेट के हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के बाद फिर सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट के नीचे राज्यों के सभी, या कई 2 राज्य का एक ही हाई कोर्ट है, तो वो मतलब हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट्स के नीचे फिर ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं।
एक चीज और है कि क्या ये इंडिपेंडेंट है, तो हाँ, हमारे यहाँ जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। मतलब ये इसको ऐसा इसलिए रखा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने या फाइंडिंग फादर्स ने हमारे, कि कहीं भी पार्लियामेंट का या लेजिस्लेटिव का इस पे या एग्जीक्यूटिव का कहीं भी इम्पैक्ट ना दिखे, कहीं दबाव ना बना पाए ये लोग, और जो जजमेंट है वो अनबायस्ड ना हो जाए। तो उस बायसनेस से बचाने के लिए उसको इनने क्या किया कि जुडिशरी को इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट कर दिया। चूंकि हमारा जो देश है वो यूनियन बायस्ड है, तो अगर कोई केस हारता है पर्सन, तो ऐसा मान लो कोई लोअर कोर्ट से हारा तो कहां पे अपील कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हारा तो हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से हारा तो सुप्रीम कोर्ट में। लास्ट अपीलेट जुडिक्शन क्या होगा, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो हमारा जो लास्ट अपीलेट जुडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट है। मतलब आप किसी भी केस के लिए आखिरी अपील कहां कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं। अब क्या ये फेडरल कोर्ट जैसा काम करेगा? तो हाँ, बट अब ऐसे जब राज्य या केंद्र राज्य आपस में लड़ेंगे या कुछ डिस्प्यूट होगा उनके बीच में, तो उस डिस्प्यूट को भी सॉल्व करने का अधिकार पूरा सुप्रीम कोर्ट के पास है। नाम हमने सुप्रीम कोर्ट ही रखा है, पर फेडरल जैसा जहां पे जरूरत लगेगा वहां भी काम करेगा। तो देखिए, अनलाइक द यूएसए, इंडिया हैज इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम वेयर द सुप्रीम कोर्ट सिट्स एट एपेक्स। मतलब टॉप पे कौन बैठा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, फॉलोड बाय हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे सुप्रीम कोर्ट, और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए, मतलब सुप्रीम कोर्ट इन सबको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ कितना है? तो द करेंटली कंसिस्ट ऑफ 34 जजेस, 1 चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस हैं। और ये बात याद रखना कि रूट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था। रूट कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 7 जजेस थे, फिर टाइम टू टाइम जैसा जैसा हमें रिक्वायरमेंट लगा, पार्लियामेंट के द्वारा इनके नंबर ऑफ जजेस बढ़ाए गए। पार्लियामेंट मैंने मेंशन किया है, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जजेस कौन फिक्स करता है? तो ये पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। सॉरी, क्लियर है? पार्लियामेंट्री पावर क्या है? तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस, इट हैज ग्रोन फ्रॉम 8। अब ये 8 क्या है? मैंने बोला 7, अब आप बोलोगे कि आप अभी बोल रहे हो 7, अभी बोल रहे हो 8। तो 7 जजेस हैं प्लस 1 चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब एक हमारे माननीय चीफ जस्टिस होंगे और 7 जजेस होंगे। तो ये ऐसा है। तो फर्स्ट टाइम जब हमारा 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, सुप्रीम कोर्ट बनता है, तो उसमें 7 जज और 1 चीफ जस्टिस हैं। टोटल स्ट्रेंथ 8 है, याद रखना। और अभी ये 34 जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है? तो हमने देख लिया कि 33 क्या है? जजेस हैं और 1 चीफ जस्टिस है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस क्या है? तो सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि जजेस को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही, ये खत्म। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि जजों को अपॉइंट करने के लिए क्या कोई प्रथा है, कोई सिस्टम है? तो हाँ, अभी कॉलेजियम सिस्टम लगा हुआ है और इसी के तहत जजेस को अपॉइंट किया जाता है। तो देखिए, एवरी जज इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। पहला लाइन तो ये इंपॉर्टेंट है कि जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट के? तो वो करते हैं हमारे अपने प्रेसिडेंट, या करती हैं, जो भी होगा। ठीक है, द कॉलेजियम सिस्टम। देखिए, फॉलोड द थर्ड जजेस केस। याद रखना, ऐसी कोई प्रथा हमारे रूट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। थर्ड जजेस केस में होता क्या है कि देखिए, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट चाहती है सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल या ऐसा कुछ कि उसमें अमेंड कर लें तो थोड़ा सा हमारा वहां पे दबदबा बना रहे, पर सुप्रीम कोर्ट क्या है? इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी अगर है हमारे पास, तो वो जब भी ये कुछ अमेंडमेंट करेंगे, आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो ग्रांटर हैं या फादर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर चीजें चल रही हैं तो ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूट उसका फिलोसफी है उसको अगर चेंज किया जाए, केशवानंद भारती के साथ जानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे अपने रंगत दिखाएगा, बोलेगा सुनो ये जो तुमने चेंजेस किए हैं वो सब हटा दिया जाए। मतलब कुल मिलाकर के जब तक ये कोई अमेंडमेंट कर रहे होते हैं पार्लियामेंट वाले, जब मतलब जो हमारे पार्लियामेंट है उनके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठ के देखते रहेगा। जैसे अमेंडमेंट करके ये लॉ उसको बनाएंगे, उसको तुरंत जुडिशियल रिव्यू में ले लिया जाएगा, और जुडिशियल रिव्यू में अगर पाया जाता है कि वो किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन को ओवर रूल कर रहा है, तो फिर उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। तो देखिए, यहां पर ही हमने देख लिया। अब थर्ड जजेस केस में इनने बोला कि एक 2014 में बिल ले आया इन लोगों ने, और इनने क्या बोला? पार्लियामेंट ने, इन लोगों ने क्या मतलब पार्लियामेंट ने, और इनने बोला कि हम एनजेएसी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एनजेएसी। ये कुछ नहीं है। एनजेएसी क्या है कि एक कमेटी बनाएंगे और उसके तहत अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और चीफ जस्टिस होगा। कुल मिलाकर के इसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, 2 एमिनेंट जूरिस्ट होंगे, और बाकी जो सिस्टम है वो वैसा ही रहेगा। मतलब 2 जजेस और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और फिर 2 एमिनेंट जूरिस्ट डाल दिया और बोल दिया कि
इसमें प्राइम मिनिस्टर को भी रखेंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी हटा दिया। तो टाइम टू टाइम क्या होता है कि चीजें ऐसी, ये 2014 में आया था, याद रखना कि एनजेएससी कब आया था, 2014 में, और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया, नल एंड वॉइड, क्लियर है, नल कर दिया, बोला कि नहीं ये इनइफेक्टिव होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, तो ध्यान रखो। थर्ड जजेस केस में पहले ही बोल दिया गया था क्या, कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होगा वो कॉलेजियम सिस्टम से होगा। ये क्या है, तो देखिए, द प्रेसिडेंट मस्ट कंसल्ट अ कॉलेजियम ऑफ सीजेआई, ठीक है, कॉलेजियम ऑफ द सीजेआई एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस। अब ये बोला गया कि इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट किससे पूछेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछेंगे, और वो कॉलेजियम से, मतलब कॉलेजियम होगा उसमें सीनियर मोस्ट जज और सुप्रीम कोर्ट, और वो लोग कंबाइनली डिसाइड करेंगे किसको जज बनाया जाए। तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इसको कब चेंज करने का कोशिश किया गया, तो 2014 में एनजेएससी लगाया गया, और फिर उसके बाद क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए नल कर दिया, मतलब उसको इनइफेक्टिव कर दिया, क्लियर है। द सीजेआई कैन नॉट सेंड अ रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट विदाउट कंसल्टिंग देम, मतलब सीजेआई भी अपने मन से किसी को नहीं कर सकते, वो कॉलेजियम को फॉलो करना पड़ेगा। सीजेआई अपॉइंटमेंट क्या है, तो सीजेआई जो अपॉइंट होते हैं, ये नियम है, आप याद रखना कि सीनियर मोस्ट जज को ही अपॉइंट किया जाएगा, पर कई बार इसको वायलेट भी किया गया, फिर केस होगा, सुप्रीम कोर्ट खुद अपने संज्ञान में आएगा और बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए, बाय कन्वेंशन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस। द कन्वेंशन वॉज फेमसली वायलेटेड इन 1973। आप याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनरली या अभी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बनता है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस किसको बनाया जाता है, तो जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये याद रखिए। पर इसका वायलेशन कब हुआ है, तो 1973 में हुआ है एएन रॉय को, और ऐसे ही 1977 में एमयू बेग को बना दिया गया वायलेट करते हुए, जबकि ये सीनियर मोस्ट जज नहीं थे उस समय, तो ये याद रखना। फिर क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखिए, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस जो होगा, ये अ पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया फुलफिल वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, एक तो क्या है कि पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब भारत का जज कोई वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, किसी विदेशी को बुला करके हम जज नहीं बनाएंगे। इसके साथ क्या है, इन दिए हुए क्राइटेरिया में से किसी एक क्राइटेरिया को भी फुलफिल करना पड़ेगा। कैसे, कि भारत का नागरिक तो है ही, और साथ में जैसे अगर कोई पर्सन जज ऑफ हाई कोर्ट है, कितने साल के लिए, 5 ईयर्स से, तो अगर जज ऑफ हाई कोर्ट 5 ईयर्स से है, तो उनको उठा करके हम जज बना सकते हैं, इसमें अपने सुप्रीम कोर्ट में। तो पहला तो ये हो गया, मतलब सिटीजन हो और ये हो, तो ये अगर ये नहीं है, 5 साल से जज नहीं है हाई कोर्ट में, तो क्या, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। अब कोई हाई कोर्ट का एडवोकेट हो 10 साल से कंटिन्यूअसली, और तो उसको भी बना दिया जाएगा, सिटीजन तो होना ही चाहिए। मतलब ये फर्स्ट जो क्राइटेरिया है हमारा, ये तो फुलफिल करना ही चाहिए, साथ में इनमें से कोई एक करना चाहिए। तो देखिए, अब ये दोनों ही नहीं है, तो क्या, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट का मतलब क्या है, कानून का ज्ञाता, जो कानून जानता हो, किसकी नजरों में, प्रेसिडेंट की नजरों में। तो ये भी ध्यान रखना कि अगर प्रेसिडेंट की नजरों में कोई कानून का ज्ञाता है, तो उसको भी हम चीफ जस्टिस जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं। ओथ क्या होगा, तो जजेस स्वेयर टू बियर ट्रू फेथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ नहीं, संविधान में आस्था और पूर्ण विश्वास का ये शपथ लेते हैं। तो ध्यान रखना, ट्रू फेथ एंड एलियंस आप जानते हैं, पढ़े होंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया एंड परफॉर्म ड्यूटी विदाउट फियर एंड फेवर। मतलब कुल मिलाकर के क्या है कि ओथ किसका लेते हैं, संविधान का, और इस चीज का कि हमारी सोवरेनिटी बनी रहेगी, इंटीग्रिटी बनी रहेगी, साथ में फियरलेस जजमेंट करेंगे, अनबायस्ड जजमेंट करेंगे, बायस्ड होकर के जजमेंट नहीं करेंगे, मतलब किसी के पक्ष में जाकर के ऐसा जजमेंट नहीं कर देंगे, इन्फ्लुएंस में आकर के जो सही है वैसा ही जजमेंट करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अब देखिए, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो जो भी जजेस है ना हमारे यहाँ, हमने क्या बोला, इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अब इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जैसे मान लो कि कोई एक नेता है, उसका लड़का है या नेता ही कुछ गलत कर दिया, तो अगर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी नहीं रहेगी तो ये लोग प्रेशर बनाएंगे, हो सकता है ना कि ऐसा हो, तो प्रेशर बनाएंगे तो जजमेंट हमारा इधर उधर हो सकता है। तो जज को हमने बोल दिया कि देखो साहब, आज आप अपॉइंट हो रहे हो, आपके ये फैसिलिटीज आपको मिलेंगे, इतनी आपको सैलरी मिलेगी,
और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में 1% भी आपके पैसों में कमी नहीं किया जाएगा, आपके अलाउंसेस में कमी नहीं किया जाएगा, आपके फैसिलिटीज में कमी नहीं किया जाएगा। मतलब जिस टर्म एंड कंडीशन के साथ ये अपॉइंट हुए हैं उसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, ये याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब चलो दूसरी बात, इनकी सैलरी कहां से मिलेगी? तो ये मिलेगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तीसरी बात ये है कि क्या इनकी सैलरी डिसाइड कौन करेगा? तो पार्लियामेंट। अब आप बोलोगे कि अभी बोल रहे हो कि सर इनको नेगेटिव इंप्लीमेंटेशन नहीं किया जा सकता, पार्लियामेंट इनमें डिसीजन भी ले सकती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जिस नॉर्म्स के साथ, जैसे मान लो कि मैं बन गया चीफ जस्टिस या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वैसे तो इम्पॉसिबल है पर मान लो बन गया, तो क्या होगा कि मेरे को एक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और ज्वाइनिंग लेटर में टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होगा कि आज से आपको जैसे मान लो 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, तो अब 2.5 लाख में कम नहीं किया जाएगा, पार्लियामेंट चाहे तो बढ़ा सकता है, या जो नया अपॉइंटमेंट होगा उसमें कुछ चेंज कर सकता है। मतलब कुल मिलाकर के पार्लियामेंट के द्वारा मेरे सैलरी और अलाउंसेस, मतलब कोई भी एक जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनके सैलरी और अलाउंसेस में किसी भी तरीके का नेगेटिव इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, पॉजिटिव जितना करना है कर दो। तो क्या होगा इससे? जज फियरलेस डिसीजन लेंगे, बोलेंगे देखो सैलरी हमारी फिक्स है, हमारे फैसिलिटीज फिक्स हैं, तो क्यों किसी से डरना, जॉब फिक्स है, टेन्योर फिक्स है कि 65 साल के पहले मैं जब तक कि प्रूव मिसबिहेवियर में नहीं पकड़ा जाऊं तब तक हटा नहीं सकता, और प्रूफ मिसबिहेवियर में भी जूरी जांच करेगी, देन आफ्टर होगा। तो ऐसा है नहीं कि मतलब कोई भी कैसे भी हटा देगा, तो फियरलेस काम करेंगे, जुडिशरी में विश्वास बना रहेगा लोगों का। तो देखिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है? सैलरीज एंड पेंशंस आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। अब पेंशन भी मिलता है इनको, आप जानते हैं, और वो कौन डिटरमाइन करता है? तो पार्लियामेंट के पास डिसीजन है। 2018 अभी तक नहीं बढ़ा है, तो 2018 के अनुसार सीएजी जो है, सीजेआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको सैलरी मिलता है 2,80,000, और जो जजेस हैं उनको 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलता है। ये ध्यान रख लो। इसके साथ इनको गाड़ी, घर, सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो ये सैलरी है। इसके अलावा दीज आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मैंने अभी आपको बता दिया कि यह भारत के संचित निधि से दिया जाएगा, मीनिंग दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू वोट इन पार्लियामेंट। मैंने अभी आपको बता दिया कि कुछ भी इसमें नेगेटिव इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, ध्यान रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। टेन्योर क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन ये लॉ से, जैसे मान लो कि जो ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता होगा उसमें बोल दिया जाता होगा कि अब आपकी जॉब कितने साल तक रहेगी, तो 65 साल तक आप बने रहेंगे। 65 साल के बाद आपको जो भी सैलरी मिल रहा था उसका 50% आपको पेंशन मिलता रहेगा, खुश रहिए। तो ऐसा चलेगा। नो फिक्स पीरियड इन इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कितने दिन की जॉब होगी, क्या ये होगा? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो नो फिक्स पीरियड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट जज होल्ड ऑफिस अंटिल दे रीच 65 ऑफ द एज। मतलब जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाते। अच्छा, एक चीज और याद रखना, संविधान में कहीं मिनिमम एज भी जज का नहीं लिखा हुआ है। 5 साल तक वकील हो, कहां पे? हाई कोर्ट में। 10 साल तक वकील हो हाई कोर्ट में, 5 साल तक जज हो किसी हाई कोर्ट में, तो उनको बना दिया जाएगा। ये अगर क्वालिफिकेशन है, भारत के नागरिक हो, उम्र कुछ भी हो, उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा। बस 65 साल से बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये तो रिटायरमेंट का है आगे। क्लियर है? तो ये याद रखना। रेजिग्नेशन क्या है? तो जो अपॉइंट किया, मतलब इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट को ही रिजाइन देते हैं, अपना रेजिग्नेशन देते हैं। तो देखिए, जज में रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। क्या ओरली बोल सकते? नहीं, उनको राइटिंग मतलब लिखित में देना पड़ेगा। प्रेसिडेंट जो भी है उस समय इंडिया के, कि मैं जॉब से मतलब वो इस्तीफा दे रहा हूं। ठीक है। रिमूवल ग्राउंड्स। अब रिमूवल क्या है? ओनली प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को किस बेसिस पे हटाया जा सकता है? तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मतलब घूस लेते हुए कहीं पकड़े गए और उसका प्रमाण मिले, तब। ऐसे बोलने से नहीं होगा। और क्या है? इनकैपेसिटी, मतलब कुल मिलाकर के कि ऐसा हो जाए कि वो अब काम नहीं कर सकते, अपनी ड्यूटी फंक्शन नहीं कर सकते, तो इम्पीच किया जा सकता है। देखिए रिमूवल प्रोसेस। तो पहली बात कि हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो ये रिमूवल को कई बार इम्पीचमेंट ऐसा टर्म यूज किया जाता है। तो एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इम्पीचमेंट नहीं टर्म यूज किया गया है। वो क्या है? रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसा यूज किया गया। तो याद रखना कि अ मोशन मस्ट बी साइंड बाई 100 मेंबर इन लोकसभा। अब देखिए क्या है रिमूवल प्रोसेस क्या है? तो लोकसभा में 100 लोग अगर लिखित में दें स्पीकर को, ठीक है, और राज्यसभा में 50 लोग अगर लिखित में दें कि हम ये जज हैं और इनका ये बेस हम लोग बनाना चाहते हैं इनको हटाने के लिए, ठीक है, और इस बेसिस पे इनको हटाया जाएगा,
तो अगर वो चाहें, अच्छा ये भी ध्यान रखना कि वहां पर स्पीकर और चेयरमैन के पास फुल अथॉरिटी है कि वो एक्सेप्ट करें इस रिक्वेस्ट को या ना करें, ठीक है ना। तो उनके पास फुल अथॉरिटी है, ये ध्यान रखना। इन इन्वेस्टिगेशन कमिटी 2 जजेस एंड 1 जूरिस्ट, याद रखना कि जब भी मान लो अगर लोकसभा में गया और स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया, या राज्यसभा में गया, किसने एक्सेप्ट कर लिया, तो चेयरमैन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, अब जूरी बनेगी और जूरी जांच करेगी, मतलब, और जूरी में कितने लोग होंगे, तो 3 मेंबर होंगे, 2 जजेस एंड 1 जूरिस्ट। क्लियर है, मतलब वो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है जो कानून जानता हो। मस्ट फाइंड द जज गिल्टी, अगर ये अप्रूव करते हैं कि हाँ ये गिल्टी है, जो एलिगेशन लगा है वो सही है, और एलिगेशन का बेस 2 ही है, पहला मिसबिहेव और दूसरा इनकैपेसिटी, तो फिर ये मोशन पास किया जाएगा। फिर जैसे मान लो कि सबसे पहले क्या हुआ कि 100 लोगों ने लोकसभा में लिखित में दे दिया, लोकसभा में बिल आया है, किसके लिए, रिमूवल ऑफ जज के लिए। अब स्पीकर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्पीकर ने जूरी बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर दिया, जूरी बना, जूरी ने जांच किया और पाया गया कि हाँ ये मिसबिहेव किए हैं, या मिसबिहेवियर का जो इन पे एलिगेशन है वो प्रूफ होता है, तो बोलेंगे ठीक है आप वोटिंग कर लीजिए। लोकसभा में वोटिंग होगी कैसे, तो जो हमने पढ़ा था स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी के बाद वो 50% का क्राइटेरिया भी, मतलब 2/3 तो होना ही चाहिए, साथ में जो 50% का क्राइटेरिया हमने देखा था वो भी होना चाहिए। अगर दोनों मतलब कुल मिलाकर के स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ तो फिर ये राज्यसभा में जाएगा, वहां पे कोई 50 लोगों के लिखित की जरूरत नहीं है, जिसमें पहली बार इंट्रोड्यूस होगा वहां पे 100 लोग या 50 लोग, और लोकसभा में हो रहा है तो 100 लोग, राज्यसभा में हो रहा है तो 50 लोग को लिख के देना पड़ेगा। फिर वहां गया, वहां भी अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है तो फिर ये पहुंच जाएगा प्रेसिडेंट के पास बिल, और फिर प्रेसिडेंट रिमूवल लेटर पे साइन कर देंगे और उस दिन से जज को रिजाइन करना होगा या हटा दिया जाएगा, ये प्रोसेस है। अब देखिए पढ़ देता हूं मैं, इन्वेस्टिगेशन आपको बता दिया। द मोशन मस्ट बी पास बाई अ स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउस, इंडिपेंडेंटली दोनों उसमें हाउस में, इन बोथ हाउस, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। मैंने बता दिया कि जो प्रेजेंट वोटिंग है उसका 2/3 और 50% वाला जो क्राइटेरिया था वो दोनों कंप्लीट होगा, दोनों हाउस से तब जाकर के पास होगा। नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड टिल नाउ, ऐसे याद रख लो, मतलब आज तक किसी जज को इम्पीचमेंट प्रोसेस से नहीं हटाया गया भारत में, कितना बढ़िया बात है। अभी कुछ कुछ चल रहा है हमारे पार्लियामेंट में किसी जज के लिए, तो ये देख लेना, अभी न्यूज बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्या है वो, करोड़ों रुपए का घर में मिलना और फिर उसके बाद राज्यसभा में इम्पीचमेंट जैसा कोई बिल विल आना, ये सब थोड़ा देखते रहा करो न्यूज में, तो चीजें और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, एक्टिंग एडहॉक जजेस और रिटायर्ड जजेस, अब इनका क्या है। एक्टिंग सीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आर्टिकल 126 ये कहता है कि जैसे मान लो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी कारण से अपने ऑफिस में नहीं है, या तो सीट वैकेंट हो गई और इमीडिएट हमें चीफ जस्टिस की जरूरत है, या कहीं किसी काम से गए हुए हैं, सीट होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट किसी भी जज को, ये देखो, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन सीजेआई ऑफिस इज वैकेंट एंड दे आर अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटी। क्लियर है, या तो वो अपनी ड्यूटी अनेबल हो परफॉर्म करने के लिए, या वैकेंट हो सीट, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि किसी को भी एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हैं। किस आर्टिकल का यूज करते हुए, तो आर्टिकल 126। हालांकि जितने भी इससे रिलेटेड आर्टिकल हैं वो लास्ट स्लाइड में हम लोग, जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट, तो हम आपको बता देंगे कि ये आर्टिकल है और ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ये मैं हर उसमें स्लाइड में डालता हूं, तो थोड़ा आप देख लेना। एडहॉक जजेस, आर्टिकल 127, if there is a lack of quorum to hold a session, the CGI can appoint a high court judge qualified for SC as an ad hoc judge for a temporary period। अब देखो, जैसे मान लो कि कोरम मतलब मिनिमम जजों की कितनी जरूरत है सिटिंग के लिए, अगर वो कंप्लीट नहीं हो रहा है तो फिर से प्रेसिडेंट किसी हाई कोर्ट के जज को, कौन से जज, जो ये क्वालिफिकेशन रखते हो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक, उनको बुला लेंगे और बोलेंगे कि आप कोरम पूरा करवाइए और प्रोसेस जो भी है सुप्रीम कोर्ट का वो काम चलता रहे, इसलिए टेम्पररी बेसिस के लिए आप आ जाइए। ठीक है, रिटायर्ड जज के लिए क्या है, आर्टिकल 128, ये कहता है कि द सीजेआई, याद रखना यहां पर, सॉरी यहां पर मैंने प्रेसिडेंट बोल दिया, ये सीजेआई है, चीफ जस्टिस है, सॉरी, ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। यहां पर क्या है, द सीजेआई, ये भी दोनों, मतलब एक्टिंग जज को कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहे हैं, और एडहॉक और रिटायर्ड जज को कौन अपॉइंट कर रहा है, सीजेआई कर रहे हैं, करवा रहे हैं किसके, उससे
कंसल्टेशन से? तो प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन से। मतलब प्रेसिडेंट का जब तक कंसेंट नहीं मिलेगा तब तक ये अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, याद रखना। तो देखना, द सीजेआई विद द प्रेसिडेंट कंसेंट कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज, एससी और एचसी हाई कोर्ट जज टू एक्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर स्पेसिफिक पीरियड। अब क्या होगा कि मान लो कि जजेस की कमी है, कोई जज मिल नहीं रहा है, या कुछ भी ऐसा स्थिति है, या लगता है कि उनका काम बहुत अच्छा था, तो रिटायर्ड जज को चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट के कंसेंट से, मतलब प्रेसिडेंट से पूछ करके अपॉइंट करेंगे या बुलाएंगे या बुलवाएंगे, ऐसा समझो। किस लिए? तो एक्टिंग जज के लिए कुछ जगह पे स्पेसिफिक पीरियड के लिए उनको बुला करके बोला जाएगा कि आप सेशन लेते रहिए, मतलब कुल मिलाकर के प्रोसीडिंग्स सुनते रहिए। ये है। चलिए, इसके बाद क्या है? सीट एंड प्रोसीजर। तो देखिए, सीट जो कॉन्स्टिट्यूशन में डला हुआ है वो क्या डला हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 130 ये कहता है कि जो इसका सीट होगा वो कहाँ होगा? तो सिटिंग दिल्ली में होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अब आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली है, तो ऐसे भी लगा लोगे। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ द कोर्ट, ठीक है, बट द सीजीआई कैन अपॉइंट अदर प्लेस एज अ सीट विद द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। अब याद रखना कि सीजीआई कहीं भी कोई भी सीट अप्रूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट के अप्रूवल से। तो ये याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस क्या है? तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के लिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सॉरी फादर बोल रहा हूं बार बार, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? तो गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो अब मान लो कि जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में केस आया, कोई एक टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन का जो समझ नहीं आ रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन करना है सुप्रीम कोर्ट से, इससे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी अगर टर्म है या कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउटफुल सिचुएशन है, तो इस कंडीशन में एक जजेस का पैनल बनाया जाएगा और वो पैनल बताएगी कि इसका मतलब क्या है। क्यों? ऐसा कई बार हुआ कि वो अपने ही जजमेंट से पलटते रहे। आपने देखा होगा कई बार कि केशवानंद भारती केस हुआ और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। आर्टिकल 368 की लड़ाई आपने पढ़ाई है, आर्टिकल 13 की लड़ाई। तो इसमें बोला गया है कि एटलीस्ट 5 जजेस होना चाहिए। तो देखिए, केस इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर डिसाइडेड बाई अ बेंच ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस। तो याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कोई भी अगर लॉ या किसी चीज को इंटरप्रिटेट करना है तो उसमें बेंच बनता है। अच्छा, बेंच क्या होता है? तो देखिए, कुछ जजेस होंगे, कुछ जज का बेंच बनता है, वो हमेशा ऑड नंबर होता है, मतलब 3, 5, 7। ये ऐसा क्यों किया जाएगा? मैच टाई नहीं हो, ऐसा कुछ समझ लीजिए। जैसे मान लो कि 4 जजेस हैं, अब 2 लोग कह रहे हैं मार दिया जाए, 2 लोग कह रहे हैं छोड़ दिया जाए, तो क्या मारा जाए कि छोड़ा जाए? 2:2 के रेशियो में मामला आ गया तो ये गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर 5 लोग रहेंगे तो कोई 2 लोग बोलेंगे कि मार दिया जाए, 2 लोग बोलेंगे, 3 लोग बोलेंगे छोड़ दिया जाए, तो छोड़ दिया जाए। अगर 3 लोग बोल रहे हैं मार दिया जाए, 2 लोग बोल रहे हैं छोड़ दिया जाए, तो मार दिया जाए। तो इसलिए हमेशा ऑड नंबर के बेंच बनाए जाते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्वेश्चन है और उस पर अगर डिसीजन लेना है तो एटलीस्ट 5 जजेस, मतलब मिनिमम 5 जजेस होंगे। अब आप 7, 9 जितने बनाने हैं बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डिसीजन मेकिंग, ऑल केसेस आर डिसाइडेड बाई अ मेजोरिटी वोट। जजेस में डिलीवर डिसेंटिंग जजमेंट एंड ओपिनियन। मैंने अभी बोला कि मेजोरिटी पे होगा, जैसे कि मान लो 5 लोग थे तो 3 बोल रहे हैं क्या कि यस, और 2 लोग बोल रहे हैं नो, तो यस वाले की बात मान, मतलब जिधर ज्यादा वोट होगा उधर जजमेंट जाएगा। मतलब जजमेंट वही होगा जिधर ज्यादा वोट गया है, ज्यादा जजेस ने सपोर्ट किया है जिस जजमेंट को। तो ये बहुत सिंपल है, इतना टफ तो नहीं लग रहा है मुझे। देखिए, अब इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, मैंने पहले ही बताया। हर तरीके से जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया है, जब तक कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं हो जाए, मतलब मिसबिहेव नहीं हो जाए और इनकैपेसिटी नहीं हो जाए। तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द कोर्ट रिमेन्स फियरलेस प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स थ्रू। अब देखिए क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जज जो है वो उनकी सिक्योरिटी का टेन्योर का फिक्सिंग है, सैलरी उनका फिक्स्ड है कि भाई आपको इतना सैलरी मिलता रहेगा, इतने दिन आप बने रहेंगे, कुछ भी हो जाए किसी भी कारण में आपको नहीं हटाया जाएगा जब तक रिमूवल प्रोसेस से आप नहीं हटते हैं। और रिमूवल प्रोसेस का आप जानते हैं कि उसमें जूरी आएगी, देखा जाएगा, जांच होगा, फिर उसके बाद दोनों हाउस से वोटिंग होगी, देन आफ्टर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो बहुत लंबा वो है। जजेस कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट वया द डिफिकल्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब ये इम्पीचमेंट प्रोसेस हमने बोल दिया, इम्पीचमेंट नहीं है, रिमूवल प्रोसेस है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्या टर्म यूज किया गया है? रिमूवल प्रोसेस, ठीक है। कंडक्ट प्रोटेक्शन, द कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एक्सेप्ट ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना
कि कोई भी इनके काम को पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर वो मिसबिहेव है और उसको अगर इम्पीच किया जा रहा है किसी जज को, तो उनके इम्पीचमेंट प्रोसेस के टाइम उसको डिस्कस किया जा सकता है कि ये क्या मैटर था या कुछ ऐसा। अदरवाइज इनके कोई भी जजमेंट या कोई भी काम जो है उनको डिस्कस नहीं किया जाएगा। बैन ऑन पोस्ट रिटायरमेंट प्रैक्टिस, याद रखना कि अब जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और इनको अगर बोल दिया गया कि ठीक है आप जॉब कर लीजिए, 65 साल में रिटायर हो गए, किसी भी कोर्ट में चले जाइए, अब इनको पूरा कानून के मतलब इन डेप्थ नॉलेज है, तो इनको बैन कर दिया गया कि आप एज एन एडवोकेट काम नहीं कर सकते, बाकी आपको जो करना है कीजिए। देखिए, तो टू प्रिवेंट फ्यूचर बायस्ड, रिटायर्ड जज कैनॉट प्लीड इन एनी कोर्ट विद इन इंडिया। ये याद रखना कि ये भी है कि प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और ये इंपॉर्टेंट है। कंटेम्प्ट पावर क्या है? तो द कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट टू मेंटेन इट्स ऑथोरिटी एंड डिग्निटी। अब जानते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसे मान लो कोर्ट में कोई वकील है और वो जज से बदतमीजी करने लग गया, या कोई पर्सन है वो बदतमीजी करने लग गया, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, वो जज डिसाइड करेंगे कि किस तरह का बिहेवियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। क्लियर है? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में किसी को भी जेल भेज सकते हैं जज वहीं के वहीं, ये भी याद रखना, इनके पास पूरा ऑथोरिटी है, पावर है। ऐसा क्यों किया गया? ताकि कोर्ट का जो मर्यादा है वो बना रहे। देखिए, स्टाफ अपॉइंटमेंट। अब स्टाफ अपॉइंटमेंट में याद रखना है कि कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो भी स्टाफ अपॉइंट होते हैं ना, वो सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। देखिए, द सीजेआई कैन अपॉइंट ऑफिसर्स एंड स्टाफ विदाउट एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है? जुडिक्शन एंड पावर। तो देखिए, ओरिजिनल जुडिक्शन क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट एग्जैक्टली क्या है? हमारे फेडरल कोर्ट जैसा काम करेगा, पहली बात। दूसरी बात, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तो है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ही। तो अगर मान लो केंद्र और राज्य आपस में लड़ रहे हैं किसी बात के लिए, तो वो केस कौन सुनेगा? तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। या दो राज्य आपस में लड़ भिड़े, या दो से ज्यादा राज्य आपस में लड़ भिड़े, तो ऐसी स्थिति में कौन सुनेगा? तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। देखिए, आर्टिकल 131 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना। एग्जीक्यूटिव पावर टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट और स्टे बिटवीन टू स्टेट्स और मोर स्टेट्स, क्या होगा? कौन सेटल करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। देखिए, रिट जुडिक्शन, आप जानते हैं आर्टिकल 32, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का गारंटी दिया गया है, मतलब सभी एवरी सिटीजन, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनको फंडामेंटल राइट उनका मिलेगा। अब मिलेगा तो क्या है इसमें? आर्टिकल 32 और 226 मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 32 चूंकि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, तो याद रखिए कि अगर मान लो मेरे किसी राइट का वायलेशन हुआ है, तो मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं और सुप्रीम कोर्ट वहां पे रिट जारी कर सकती है। क्लियर है? कि देखिए भाई क्या क्या हुआ। तो देखिए, द सुप्रीम कोर्ट इज grantor and defender of fundamental rights. It can issue writ like habeas corpus and mandamus. ये याद रखना है कि habeas corpus और writs आपको बढ़ाया था मैं जब पढ़ा रहा था, तो और बताया भी था कि writs कैसे होते हैं। तो आप थोड़ा जाकर के ये भी देख लेना कि रिट कौन कौन से हैं। इसमें दो रिट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लगा रहे हैं, किसके केस में? तो हमारे फंडामेंटल राइट के केस में। क्लियर है? देखिए, अपीलेट जुडिक्शन क्या है? तो आप जानते हैं कि लास्ट अपीलेट जुडिक्शन कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट है। मतलब हम केस हाई कोर्ट से हार गए तो सुप्रीम कोर्ट चले जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हारे तो हाई कोर्ट से हारे तो सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल एंड स्पेशल लीव्स मैटर, किसी भी तरीके का केस है उसका आखिरी अपील कहां होता है? तो सुप्रीम कोर्ट में होता है। ठीक है? एडवाइजरी जुडिक्शन, आप जानते हैं कि जब भी प्रेसिडेंट को किसी मैटर रिलेटेड अगर या लॉ रिलेटेड कुछ एडवाइस चाहिए, तो वो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं। या कॉन्स्टिट्यूशन की कोई चीज उनको अगर जानना है और उसके इंटरप्रिटेशन में उनको दिक्कत हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेंगे। देखिए, आर्टिकल 143 के तहत द प्रेसिडेंट कैन सीक द कोर्ट्स ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और पब्लिक इंपॉर्टेंस, किसी भी तरीके की चीजों को जानने के लिए वो ले सकते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना है कि प्रेसिडेंट ने जो कोर्ट से ओपिनियन लिया है, मतलब एडवाइस लिया है, वो एडवाइस प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग नेचर का नहीं है, अंडर आर्टिकल 143। ये याद रखना। जुडिशियल रिव्यू, इतने सारे लड़ाई हुए, झगड़े हुए, हम जानते हैं एनजेएसी तक को जुडिशियल रिव्यू के तहत हटाया गया, केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीजें हैं, आपने पढ़ा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो रहा है कहीं अगर पार्लियामेंट के द्वारा या किसी के भी द्वारा, तो वो जुडिशियल रिव्यू में जाएगा और उतने पार्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है या पूरा, सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, मतलब उसको हटा दिया जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, द पावर टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव enactment if found
वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बेसिस पे अगर उसको कोर्ट चाहे तो देख सकता है, और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर या ऐसा कुछ भी कर रहा है तो उसको, या कॉन्स्टिट्यूशन को ओवर रूल कर रहा है तो उसको बेसिक स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है, जैसे कि 2015 में किसको किया गया, एनजेएससी को किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी भी कॉलेजियम से हो रहा है। अब देखिए क्या है कि हमने, चूंकि फेडरल कोर्ट जैसा भी हमारा काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी का भी पार्ट है, मतलब लास्ट अपीलेट जुडिक्शन भी है, तो अब फिर चूंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर हमेशा किससे कंपेयर किया जाता है, अमेरिका से, तो फिर पूछेगा कि अमेरिकन जो फेडरल कोर्ट है और इंडियन सुप्रीम कोर्ट है वो दोनों अलग कैसे। अमेरिका में ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, फेडरल कोर्ट है। तो देखिए इंडियन एंड अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट्स का अंतर देखिए, फीचर क्या है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट एंड अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, ओरिजिनल जुडिक्शन क्या है, तो कन्फाइंड टू फेडरल केसेस, जो भी फेडरल केसेस होंगे वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट देखेगा। यहां पर क्या है, इंक्लूड फेडरल केसेस, नेवल फोर्स एंड मैरीटाइम केसेस, ये याद रखना। वाइड कवर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिविल एंड क्रिमिनल मैटर, ये सब तरह का देख रहा है। हमने अभी बोला कि किसी भी तरीके का केस के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कन्फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल केस ओनली, यहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केस जा सकता है, वो भी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको देखने के लिए, बाकी नहीं। एडवाइजरी पावर क्या है, हैज एडवाइजरी जुडिक्शन, आर्टिकल 143, किसको, प्रेसिडेंट को। यहाँ पर कोई एडवाइजरी जुडिक्शन नहीं है, ये देख लेना। स्कोप ऑफ रिव्यू क्या है, तो लिमिटेड। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ, मतलब जो भी कोर्ट काम करेगा वो लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी किया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। वेरी वाइड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये याद रखना। जुडिशियल सिस्टम क्या है, इंटीग्रेटेड है। सुपरवाइज हाई कोर्ट्स, यहां पर क्या है, सेपरेट डबल जुडिशियल सिस्टम, यहां पर अलग अलग जुडिशियल है, डुअल जुडिशियल सिस्टम लगा हुआ अमेरिका में, अपने यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए अभी हमने ये देखा कि हाई कोर्ट क्या है, कैसे काम करता है, और इसके क्या क्या अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर हैं, कौन जज बन सकता है, कहाँ कहाँ इसके फंक्शन है, किस तरीके के फंक्शन है, और ये कैसे अलग है अमेरिकन कोर्ट से, ये चीज हमने अभी देखा। अब सेकंड पार्ट में इसका डिटेल हम और देखेंगे आगे, तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू।